दो एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स नॉर्मल नाइट डाइव के लिए पानी में उतरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में यह डाइव एक भयानक हादसे में बदलने वाली है। अचानक तेज बहाव ने उन्हें 4.5 मीटर चौड़ी पाइप में खींच लिया, सीधे एक विशाल अंडर वाटर टर्बाइन की ओर। चारों तरफ अंधेरा, जबरदस्त पानी का प्रेशर और बचने का कोई रास्ता नहीं। मौत बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, यह हादसा रोका जा सकता था। 4 जनवरी 2024 की रात दो अनुभवी डाइवर्स क्रिस्टोफर गेट और फ्रेडरिक पोचे एक नाइट डाइव के लिए तैयार हो रहे थे। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह डाइव एक भयानक हादसे में बदलने वाली है। एक ऐसा हादसा जो आसानी से टल सकता था। ये दोनों बेल्जियम के प्लेट टेले रिजर्वॉयर में डाइविंग करने जा रहे थे। ये कोई आम झील नहीं थी, बल्कि एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के नीचे बनी एक गहरी और रहस्यमयी जगह थी। इस जगह की खासियत थी कि यहाँ पानी के अंदर डूबे हुए हेलीकॉप्टर्स, बसें और अन्य चीजें मौजूद थीं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग डाइविंग के लिए आते थे। हालांकि इस खूबसूरत जगह के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ था। प्लेट टेले रिजर्वॉयर को 5 मानव निर्मित झीलों से जोड़कर बनाया गया था। इसका पानी पास की ओदर नदी से लिया जाता था और इसे 790 मीटर लंबे डैम के जरिए कंट्रोल किया जाता था। इस डैम में 4 विशाल टर्बाइन्स लगी थीं जो दिन भर बिजली उत्पादन के लिए पानी को खींचती रहती थीं। खास बात यह थी कि ये टर्बाइन्स बिना किसी चेतावनी के कभी भी चालू हो सकती थी, और जब ये एक्टिव होती थी तो हर सेकंड 400 क्यूबिक मीटर पानी खींच लेती थी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई डाइवर गलती से इन टर्बाइन्स के करीब चला जाए तो क्या होगा। जाहिर है, इतनी तेज वाटर स्ट्रीम में फंसने के बाद बच निकलना लगभग नामुमकिन था। यही वजह थी कि डाइविंग क्लब ने यहाँ 2 सेफ्टी जोन बनाए थे, जोन ए और जोन बी। इन जोन के बाहर जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वहां खतरा कई गुना ज्यादा था। साथ ही एक और नियम था, किसी भी डाइवर को 20 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने की अनुमति नहीं थी। इस गहराई पर आते ही टर्बाइन्स की तेज आवाजें सुनाई देने लगती थीं, और यह संकेत था कि डाइवर को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक सिर्फ आम डाइविंग करने नहीं आए थे। वे कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दूसरे डाइवर्स करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे सुरक्षित जोन से बाहर जाएंगे, वहां जहां खतरा कई गुना ज्यादा था। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला था। कई साल पहले डैम ऑपरेटर्स ने यहां से सेफ्टी ग्रिड्स हटा दिए थे, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में बदलने पड़ते थे। पानी के तेज प्रेशर और टर्बाइन के वाइब्रेशंस की वजह से ये जल्दी खराब हो जाते थे, और मेंटेनेंस करना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक को इस बात की परवाह नहीं थी। क्रिस्टोफर, जो एक सिंगल बैंकर था और एक लोकल डाइविंग क्लब का मेंबर भी, पहले से ही एक एक्सपीरियंस्ड डाइवर माना जाता था। दोनों डाइवर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन उस रात उनका डिसीजन किसी को भी हैरान कर सकता था। शाम के 5 बजे, जब लोकल बोटिंग और डाइविंग स्कूल्स बंद हो चुके थे और बाकी सभी लोग घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक ने अपनी नाइट डाइव के लिए क्लोज्ड सर्किट डाइविंग इक्विपमेंट और रीब्रीदर सेट कर लिया था। अब यहां समझना जरूरी है कि यह रीब्रीदर सेटअप क्या था और यह नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से अलग क्यों था। ज्यादातर लोग जो स्कूबा डाइविंग करते हैं वे ओपन सर्किट इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसमें एक टैंक से हवा मिलती है और जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो डायरेक्टली पानी में रिलीज हो जाती है। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें गैस की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती थी। इसलिए अगर कोई प्रोफेशनल डाइवर गैस सेव करना चाहता है तो वो क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदर यूज करता है। इस सिस्टम में छोड़ी गई गैस एक CO2 स्क्रबर से गुजरती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बाकी बची ऑक्सीजन को फिर से डाइवर के लिए यूजेबल बना देता है। इससे डाइवर को कम गैस की जरूरत होती है और डाइव का टाइम काफी बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक सिर्फ नॉर्मल डाइविंग करने नहीं आए थे। उनका इरादा कुछ और ही था। उन्होंने अपने साथ अंडरवाटर स्कूटर्स भी लिए थे, जो पानी के अंदर फास्ट मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इन स्कूटर्स को बस पकड़ना होता है और ये पीछे से पानी बाहर फेंकते हुए डाइवर को आगे की तरफ पुश करते हैं।
स्कूटर्स का यूज और रीब्रीदर सिस्टम ये साफ दिखा रहा था कि वे सिर्फ 20 मीटर की सेफ्टी लिमिट तोड़ने नहीं बल्कि डैम तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क साबित होने वाला था। यह डिसीजन ना सिर्फ इलीगल था बल्कि एक्सट्रीमली डेंजरस भी। ज्यादातर एक्सपीरियंस डाइवर्स जो रिजर्वॉयर के पास डैम्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं डेल्टा पी या डिफरेंशियल प्रेशर के खतरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब बड़ी मात्रा में पानी किसी छोटे ओपनिंग से गुजरता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने वाला इंटेंस करंट बन जाता है। ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी स्विमर इसे रोक नहीं सकता और कोई भी अंडर वाटर स्कूटर इससे बच नहीं सकता। क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक जैसे ही रिजर्वॉयर की गहराई में उतरे, सरफेस पर लोगों के पैकिंग करने और डाइवर्स के घर जाने की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी। 20 मीटर की डेप्थ पर वे सरफेस से कोई भी साउंड नहीं सुन सकते थे और चारों ओर गहरा अंधेरा था। इस पॉइंट पर ज्यादातर डाइवर्स वापस लौट जाते, लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी डाइव को 30 मीटर, फिर 35 मीटर और आखिरकार 40 मीटर तक बढ़ाया। अब वे प्लेट टेले डैम के इनटेक टनल के ठीक सामने थे, लेकिन अब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस प्रेशर से 4 गुना ज्यादा हो चुका था। डैम उस वक्त ऑफ था, इसलिए कोई साउंड नहीं था, लेकिन तभी पानी में हल्का सा कंपन हुआ और फिर एक धीमी गूंज सुनाई दी। डैम एक बार फिर एक्टिव हो चुका था। अचानक 3 में से 4 रिवर्सिबल पंप टर्बाइन्स ऑन हो गए और 106 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी खींचने लगे। एक तगड़े फोर्स ने उन्हें डैम की ओर खींच लिया। रिएक्ट करने या इस स्ट्रॉन्ग करंट से लड़ने का कोई भी टाइम नहीं था। 4.5 मीटर चौड़ी टनल में खींचे गए, जो सीधे टरबाइन की ओर जा रही थी, जहां विशाल घूमते हुए ब्लेड्स थे। कुछ ही सेकंड में वे 50 मीटर से खींचकर 70 मीटर की गहराई में पहुंच गए। इस तीव्र बल के विरुद्ध वे पूरी तरह से हेल्पलेस थे। फ्रेडरिक के बेटे ने जब अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वह प्लेट टेले रिजर्वॉयर पहुंचा। फ्राइडे मॉर्निंग उसने देखा कि उनकी कार अभी भी डैम के पास खड़ी थी और तभी उसे फील हुआ कि कुछ सीरियसली गलत है। उसने इमीडिएटली अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और सिचुएशन एक्सप्लेन की। बिना टाइम वेस्ट किए बेल्जियम सिविल प्रोटेक्शन टीम और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट को एक्टिवेट किया गया। साथ ही 10 प्रोफेशनल डाइवर्स और सोनार इक्विपमेंट को रिजर्वॉयर की सर्चिंग के लिए भेजा गया। पहली सर्च एंड रेस्क्यू अटेम्प्ट के दौरान टीम को डाइवर्स का इक्विपमेंट डैमेज्ड कंडीशन में मिला, जिसमें उनका क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदिंग सिस्टम, अंडर वाटर स्कूटर और डाइविंग वेस्ट शामिल था। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हो सका कि जो इक्विपमेंट मिला था वो किसका था। रिजर्वॉयर में खोज जारी थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। पास के डाइव सेंटर के मैनेजर ने बताया कि उस दिन टरबाइन्स ऑन थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आखिर हुआ क्या होगा। बावजूद इसके फ्रेडरिक का बेटा अब भी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे दोनों डाइवर्स की स्विमिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था। लेकिन क्या यह भरोसा उन्हें बचा सकता था? एक एवरेज ओलंपिक स्विमर बिना किसी इक्विपमेंट के 2.36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तैर सकता है, जबकि टर्बाइन्स का खिंचाव 10 से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था। इसका मतलब था कि क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक के पास रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं था। उनके स्कूटर्स भी मैक्सिमम 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते, जो इस जबरदस्त खिंचाव के सामने कुछ भी नहीं था। अर्थ पर कोई भी जीव, इंसान तो दूर, इतने ताकतवर प्रेशर से बच नहीं सकता था। अगर ग्रिड्स भी लगाए गए होते तो भी यह कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि वे सीधा ग्रिड से टकराते और पूरी तरह फंस जाते। बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फ्रेडरिक और क्रिस्टोफर के फैमिली और फ्रेंड्स की उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढने के लिए थर्मल कैमरा लगे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए। 12:30 बज चुके थे और 46 घंटे से ज्यादा हो गए थे जब से दोनों डाइवर्स पानी में समा गए थे। फिर डैम के नीचे बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले। दूसरी स्वीप के दौरान डाइवर्स को 1 किलोमीटर दूर किनारे पर और भी ह्यूमन रिमेन्स मिले। बाद में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि जो बॉडी पार्ट्स लेक और किनारे पर मिले थे वे क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक के ही थे। अब सवाल यह था
क्या उन्होंने जानबूझकर डैम के पास जाने का फैसला किया था, या फिर यह एक रियल मिस्टेक थी जिसे आसानी से अवॉइड किया जा सकता था? लेकिन एक बात तय थी, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे हमेशा प्लेट टेले डैम डिजास्टर के रूप में याद किया जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या बच पाते? कमेंट में बताएं। ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।